हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, clarify how mid-18th century India was beset with the specter of a fragmented polity। ट्रस्ट में इतना फ्लॉरी लैंग्वेज में मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है। यह क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 2017 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था और इसका आंसर 150 वर्ड्स में देना था। जीएस पेपर 1 के अंदर भी जो सब टॉपिक है मिड 18th सेंचुरी प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनालिटीज इश्यूज, उसके अंदर से यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया। सिलेबस को देखकर और क्वेश्चन को देखकर आप यह तो नहीं कह सकते कि यह आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन फिर भी यह हमारे दिमाग के ऊपर से क्यों जा रहा है। आइए इसे हम अपनी बेसिक अप्रोच का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट समझेंगे। कंटेक्स्ट मतलब वो ब्रॉड एरिया जिसमें से यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो वापस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है मिड 18th सेंचुरी की। अब आपको सोचना है कि मिड 18th सेंचुरी के इंडिया में क्या हो रहा था। मुगल्स थे, राइट। अब आगे पढ़िए इस क्वेश्चन को। Was beset with the specter of a fragmented polity। सिंपल हिंदी में अगर बोलें, बीसेट का मतलब होता है बुरा या हानिकारक प्रभाव डालना, और स्पेक्टर का मतलब होता है कोई आगामी संकट या भूत या साया। पूरा मिला के कहेंगे कि मिड 18th सेंचुरी का भारत फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के बुरे प्रभाव से कैसे प्रभावित था। मतलब मिड 18th सेंचुरी में जो भी पॉलिटी बन रही थी उनको इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेगमेंटेड बताया है, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड या इनइफेक्टिव। तो हमें यही बताना है कि ऐसा क्यों था, ऐसे क्या कारण होंगे जिनकी वजह से मिड 18th सेंचुरी के भारत में इस तरह की पॉलिटी बन गई। आई होप कंटेक्स्ट समझने के बाद यह क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लग रहा होगा। इसलिए अब हम अपने दूसरे स्टेप पर आते हैं, वो है कंटेंट। कंटेंट के अंदर हम इससे रिलेटेड जो भी मैटर है उसको गैदर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पोर्शन है वो स्टैटिक पार्ट का ही है, तो इजीली यह हमें अपनी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर मिल जाएगा। अदरवाइज़ डायरेक्ट गूगल या वेबसाइट्स के अंदर भी हम सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल वही सब लिखना है जो आप पढ़ चुके हैं कभी ना कभी जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, और कुछ भी स्पेशल डिमांड नहीं है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर तब आपको यह बात सच लगेगी। तो फिर एक बार कंटेंट गैदर करने के बाद हम अपने थर्ड स्टेप पर आते हैं और वो है स्ट्रक्चर करना। जो भी नॉलेज हमने गैदर करी है वो अभी अपने रॉ फॉर्म में है, और एक फॉर्मल आंसर लिखने के लिए प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। इसलिए हम उस रॉ इन्फॉर्मेशन को एक सही फॉर्मेट में डालकर प्रेजेंट करते हैं, और इस फॉर्मेट के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। ये तीनों कंपोनेंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरह का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। लेकिन आंसर के डिस्कशन से पहले आप खुद इस आंसर को लिखने का अटैम्प्ट करिए। कुछ नहीं तो कोई भी कहानी आपको हिस्ट्री की याद आ रही हो, नादिर शाह का इन्वेजन, औरंगजेब की पॉलिसीज़, हैदराबाद का अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाना, इस तरह का कुछ भी आपको याद आ रहा हो तो डेफिनेटली लिखिए, या कंटेंट को पढ़ने के बाद लिखिए, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं पता थी वह पता चल जाएगी, और नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह का क्वेश्चन फेस करना पड़ा तो आपकी मेमोरी में यह चीज़ पहले से पता होगी। आपका आज का एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए फिर इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं और अपने अपने आंसर्स को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। और आपको अगर अपने आंसर इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ईमेल आईडी पर अपने आंसर मेल कर सकते हैं। अच्छा, इस बात पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, क्योंकि यह एक फ्री इनिशिएटिव है एंड वी आर वर्किंग विद आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम, तो
तो इवेल्युएटेड कॉपी रिवर्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए फिर इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को देखते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में शुरुआत किसी भी तरह से हो सकती है, या तो आप पूरा ओवरव्यू दे सकते हैं टॉपिक के बारे में और आंसर के अंदर जो आगे बॉडी के अंदर लिखा होगा उसका ओवरव्यू शॉर्ट में, या फिर जिस समय की बात यह क्वेश्चन कर रहा है तब फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी, तो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के आने से पहले तो अच्छी पॉलिटी होगी, राइट, सेंट्रलाइज्ड होगी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंटली रन कर रहा होगा, तो हम वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे हमने बात करी है ओवरव्यू से कि 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखा गया, उसका डिसइंटीग्रेशन देखा गया और काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स भी उभर कर आ रही थी। उस समय किसी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की जो फिगर होती है उसकी कमी थी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, और जो रीजनल पावर उभर के आ रही थी उन्होंने सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। फिर इसका फ़ायदा फॉरेन पावर्स ने भी उठाया। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरव्यू दे दिया। अब बात करते हैं बॉडी की। अब देखो, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग पहले हम फ्रेगमेंटेड पॉलिटी बता सकते हैं कहाँ पर और कैसे थी। आंसर में और प्रेजेंटेबल लगे, विजिबिलिटी आए तो इसे हम सब हेडिंग बना के दे सकते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में कैसी थी और फिर दक्कन और साउथ के अंदर कैसी थी। बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया की फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के बारे में। 1739 नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ था दिल्ली में, उसने काफ़ी तहस नहस कर दिया। इसका बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट मुगल एम्परर्स की रेपुटेशन पे हुआ, उनकी फाइनेंशियल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर हुआ। फिर औरंगजेब जैसे रूलर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। उनकी उल्टी सीधी पॉलिसीज़ रिलीजन को लेके, इकोनॉमी को लेके ऐसी थी कि मनसबदार जो थे उनके बीच डिससेटिस्फेक्शन आने लग गया। और फिर उनके बाद औरंगजेब के बाद भी जो भी पर्सनालिटी, जो भी रूलर बने, वो इतने वीक थे और ना ही दूरदर्शी थे कि उन्होंने इन मनसबदार्स के लिए कुछ किया। कंसिक्वेंटली हुआ ये कि जो भी फिर अवध के अंदर जो वाइसरॉय बना रखे थे, गवर्नर बना रखे थे, हैदराबाद और बंगाल, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। अदरवाइज तो यही तो होता था कि दिल्ली में राजा बैठता था, मुगल एम्परर बैठता था, और इन दूर दराज वाले इलाकों में अवध, हैदराबाद और बंगाल जैसे जगहों पर किसी को ताकत दे दी गवर्न करने की, लेकिन मुगल एम्पायर के अंडर में। लेकिन इन्होंने भी धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब ये ईयर इतने मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर याद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं वो अपने आप ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। सारी डेट्स ज़रूरी नहीं है उन्हें याद करना। तो हमने देखा कि नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया के अंदर कैसे थी फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। अब हम देखेंगे दक्कन और साउथ के अंदर कैसी थी। हैदराबाद के अंदर जैसे अभी हमने बात करी थी कि वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, और जैसे ही वहाँ के निज़ाम की डेथ होती है तो फैमिली के अंदर अपने आप ही डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि कौन फिर गद्दी संभालेगा। फिर इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है और वहाँ पर हैदराबाद को पपेट बना लेती है अपने दूसरे लार्जर इंटरेस्ट के अंदर उसे यूज़ करने के लिए। ये बहुत कंसाइज फॉर्म में हम लिखेंगे, यहाँ तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा गया है। आगे कार्नेटिक रीजन के बारे में बताएंगे कि कैसे ब्रिटिश और फ्रेंच जनरल्स ने वहाँ की सत्ता को भी पूरा उल्टा कर दिया, जहाँ जान से मारना था वहाँ पे जान से भी मारा, और फाइनली अपना पपेट बनाया रीजन को। आगे मैसूर एक ऐसा स्टेट था जो बहुत मुश्किल से ब्रिटिश के कंट्रोल में आया था, और मुग़ल कभी इस रीजन पर इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और फिर मराठास के बारे में तो हमें पता है कि वहाँ पे कॉन्फेडरेसी की जो दिक्कत थी, मतलब उनकी जो एकजुटता थी कि वो एक साथ रहते थे, वह वीक हो गई जब भी बात आती थी कि आगे पेशवा कौन बनेगा और आगे राजगद्दी कौन संभालेगा। फाइनली फिर हम बता सकते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। क्योंकि ऊपर तो काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज थी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। पहला कह सकते हैं कि जो भी फॉरेन और नेबरिंग रूलर्स जो यहाँ पे इन्वेजन करते थे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाती थी ऑर्डिनरी सोल्जर्स की। और फिर वॉर होता है तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे टैक्स बढ़ जाना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, जो एडमिनिस्ट्रेशन को फिर अपने आप ही इनएफिशिएंट कर देता है। फिर इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए रीजनल रूलर्स आपस में ही लूट पाट मचाते हैं और जो भी प्रॉस्पेरस सिटीज़ होती हैं उनको लूटते हैं।
इन सब की वजह से जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है वो स्टैग्नेट हो जाती है, उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। यह हाल तब था जब यूरोप से कई ज़्यादा मल्टीपल ट्रेडिंग कंपनीज आ रही थी ट्रेड करने के लिए, फिर भी पॉलिटी फ्रेगमेंटेड दिखाई देती है। आगे हम बात कर सकते हैं जागीरदार्स की। पहले के मुग़ल एम्परर्स उनको सुपरवाइज करते थे, उनका ट्रांसफ़र करते थे, उन पर चेक रखते थे कि वो किसी भी तरह का करप्शन ना करें। लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर जागीरदार्स ओपनली एम्परर के ऑर्डर्स को डिफाई करते थे और अपनी अय्याशी वाली लाइफस्टाइल को जीने के लिए वह लोकल पीजेंट्स से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। और फिर कुछ रीजन के अंदर इजारादारी सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स उसको दिए जाते थे जो उस पर हाईएस्ट बिड करता था। इसमें भी फिर 18th सेंचुरी के अंदर करप्शन दिखाई देने लग गया और इस तरह से क्वेश्चन की काफ़ी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। आंसर को बाइंड अप करते हुए हम कंक्लूजन दे देंगे कि बेशक इंडियन सब कॉन्टिनेंट 18th सेंचुरी के मिडिल में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और रीजनल इनस्टेबिलिटी से भरा हुआ था और इन सब चीज़ों ने मिलकर एक राइप अपॉर्चुनिटीज़ का काम किया ब्रिटिश लोगों के लिए कि वो इंडिया को टेक ओवर कर लें एंड इंडल्ज इन लार्ज स्केल ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है। आई एम श्योर इसका और भी परफेक्ट वर्जन और बेहतर वर्जन हो सकता है, पर यह भी एक बेंचमार्क बनाने के लिए कि कम से कम इससे बुरा भी ना हो और अगर इससे अच्छा है तो वी कैन एस्टिमेट कि आपको उस आंसर के अबव एवरेज मार्क्स या हाई मार्क्स मिलने चाहिए। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।